हेलो एवरीवन, दिस इज शोंदीपॉन हेयर अगेन। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बात करने वाला हूँ जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आज फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं और फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जब आए, हम लोगों के कुछ आंखें खुल गए और कुछ लोग हैं जो अंधभक्त हो गए। और उसके बाद क्या किया हम लोग स्टॉक मार्केट में चले गए, हम लोग म्यूचुअल फंड्स खरीदने चले गए और हम लोग और भी कुछ ब्लंडर्स करने चले गए। तो मैं यहाँ पे 5 चीज़ों के बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। लंबा हो सकता है थोड़ा, क्योंकि मैं कभी बनाता नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करके यहाँ पे लिखा हूँ तब भी। तो ये 5 चीज़ें मैं यहाँ पे पहले यह डिस्कस करूँगा कि जो फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपको क्या बताते हैं और करना क्या चाहिए, या मुझे क्या लगता है। आप कह सकते हैं कि मुझे क्या लगता है, मुझे अभी बहुत लोगों को सुनते हुए उसके बाद मुझे जो लगता है मैं आपको वो कहूँगा। देखिए, पहले मैं आपको ये कह दूँ कि हमारे जो दादा परदादा जो थे ना, उन लोगों के टाइम पे जो इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन को ही तो बीट करने के लिए यहाँ पे सब फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर आपको कहते हैं ना। तो इन्फ्लेशन उस टाइम पे कम था। अभी जो है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है। मैं इंडिया को ही यहाँ पे मैं पकड़ूंगा। पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है, जॉब्स कम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है और हर साल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक कॉमन चीज़ है। तो इसीलिए फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर, म्यूचुअल फंड्स, करोड़पति, हाउ टू बी अ करोड़पति, ये सब मतलब जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स बहुत लोग ये सब यूज़ करके वो लोग खुद अपने एक बेस तैयार कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में ब्रैग आउट कर रहे हैं कि मैंने देखो ये किया है, मैंने वो किया है, इतना तीर मारा है, ये सब कहते हैं। और उसके बाद आपको कुछ ऐसे कहेंगे जो उन लोगों के फेवर में होता है, क्योंकि वो क्या होता है कि उन लोगों के देखेंगे कि वो जनरली पेड प्रमोशन होता है। तो 5 चीज़ें यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते थे। तो इन्फ्लेशन को बीट भी हम लोग करेंगे, पर सेफ वे से हम लोग खेलेंगे। तो पहला चीज़ जो है वो है कि रियल एस्टेट। मैं बहुत लोगों को यहाँ पे सुनाऊँ, पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग बहुत समझदार हैं। कह रहे थे कि रियल एस्टेट मत खरीदिए। जो दादा थे, परदादा थे, उन लोगों के टाइम पे वो लोग ज़मीन खरीद लिए, लैंड खरीद लिए, फ्लैट्स खरीद लिए, घर खरीद लिए। रियल एस्टेट, ये सब कुछ रियल एस्टेट के अंडर ही आता है। अगर मैं अम्ब्रेला बनाऊँ तो रियल एस्टेट मत खरीदिए, उसको रेंट पे दीजिए। ठीक है, उस पर रेंट पे दीजिए, रेंट पे रहिए और उसके बाद आप आजीवन काल रेंट पे रखिए। तो आपका मनी बहुत सेव होगा। और एक बहुत अच्छा सा एक कैलकुलेशन आपको दिखाता है कि ईएमआई इतना होता है आपका। आप अगर उसमें रेंट लेके रहेंगे तो उसका एक अलग सा पूरा चार्ट दिखाता है। देखिए, ये हाफ सच है, दिस इज़ द हाफ ट्रूथ। एक चीज़ आपको कहिए कि ओनरशिप नाम का भी एक चीज़ होता है ना, ओनरशिप। ये मेरा खुद का घर है, ये देखिए, तो ये ओनरशिप भी है। देखिए, ओनरशिप आपको देखना है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ दिमाग से खेले, कभी दिल भी होता है ना। ये दिल, भाई लाइफ तो एक ही है। लाइफ में अगर हम लोग थोड़ा आनंद नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे। इतना भी अगर हम लोग फ्रूगल हो गए, इतना भी अगर फ्रूगल हो गए कि हम लोग अपने आप को कोसे कि क्या लाइफ हम लोग जी रहे हैं, अगर ये हो ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए फ्रूगल हो, बट उसको ये भी सोचना है कि हम लोगों को कि इतना भी ना हो कि हम लोग जीना ही ख़त्म कर दें। ठीक है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसको सोचिए। ऋतिक रोशन के तरह मत बनाइए, यहाँ पे कटरीना कैफ के तरह आप होइए, क्योंकि कल क्या होगा आपको नहीं पता है। इसीलिए रियल एस्टेट में डोंट रेंट इट, बाय इट। अगर आपको मिल रहा है कोई जगह, उसको खरीदिए। क्योंकि आज जिसका वो जो कॉस्ट है ना इंडिया में, मैं आपको यह कह रहा हूँ कि इंडिया में रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ता है। बहुत कुछ, और बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे कि रियल एस्टेट प्राइस बढ़ता है तो रियल एस्टेट में ना लगा के स्टॉक्स में रखिए। मैं सब कुछ में आऊँगा। मैं कहूँगा रियल एस्टेट अगर आपके पास रहे, आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी आ रहा है ना, प्लीज़ डू बाई इट। डोंट थिंक दैट नहीं मैं रेंट में ले लूँ, नो। इसका मैं कारण कहूँगा आपको। ये नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है कि म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, डोंट इन्वेस्ट इन एफडी आरडी, मतलब कि फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट मत कीजिए। यही जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, जब स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ, जब ये बुल रन चल रहा था, उस टाइम में वो लोग कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, इंडेक्स फंड्स में लगाइए, ये वो बहुत कुछ। जब बेयर रन आना शुरू हुआ, कहा कि नहीं, थोड़ा सा एफडी भी करना चाहिए, थोड़ा सा भी रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहिए। तो इन लोगों का ही टोन कैसे बदल गया, सोचिए तो
इसका इसका सब रीज़न है कि वो लोग तो डाउट में आएंगे ना कि नहीं नहीं करना भी चाहिए। वो खुद ही डाउट में है कि म्यूचुअल फंड्स करना चाहिए, एफडी आरडी करना चाहिए। मैं आप लोगों को कहूँ म्यूचुअल फंड्स भी करना चाहिए, एफडी एंड आरडी ये भी करना चाहिए। इसका कारण मैं कह दूँ, देखिए म्यूचुअल फंड्स होता है जनरली 5 ईयर्स टर्म, अगर मैं कहूँ 5 ईयर्स टर्म मिनिमम 5 ईयर्स टर्म अगर आप देंगे एक म्यूचुअल फंड को ना, वो परफॉर्म कर पाएंगे। बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे ये सब बात कब, मतलब दैट इज़ नेक्स्ट लेवल वर्क, ये मैं नहीं यहाँ पे कह रहा हूँ। वो अच्छा खासा एक आपको रिटर्न देंगे, रिटर्न मोर देन एफडी एंड आरडी। पर एफडी आरडी जो होता है ना, आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उसको पूरा करेंगे। भाई आप जिएंगे कब? आपको एक फ़ोन खरीदने का मन है, आपको एक थोड़ा सा एक वेकेशन में जाने का एक मन है, इस साल हम लोग जाएंगे, चलो ऊटी जाएंगे, इस साल हम लोग जाएंगे, चलो गोवा जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग करना चाहें ना, तो म्यूचुअल फंड से क्या होगा? नहीं। तो एक अच्छा सा एलोकेशन, रिकरिंग डिपॉजिट, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो एफडी, इसमें आप लगाइए। और म्यूचुअल फंड्स जो है उसको एसआईपी फॉर्मेट में लाइए। म्यूचुअल फंड्स में और भी तरीके हैं इन्वेस्ट करने का, पर सिंपल रखिए, चीज़ को सिंपल रखिए। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी फॉर्मेट रखिए। मैं आपको इंडेक्स फंड्स या और भी जो फंड्स है कि नीचे कैसे मतलब उसको इन्वेस्ट करना है वो मैं बाद में कहूँगा किसी और वीडियो में, पर मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में रखिए थोड़ा सा पैसा, और एफडी आरडी में रखिए थोड़ा ज़्यादा पैसा। मतलब कि आपका जो क्रेविंग्स है, अब एक कुछ खरीदना चाहते हैं, इसके लिए आनंद उठाना चाहिए, फॉर डैट आरडी एफडी कीजिए। आपको ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो लोग आप लोगों को क्या कर रहा है, बीमारी, एक बीमारी है, जब सेविंग्स भी एक बीमारी है, ओवर सेविंग्स हो जाता है। आपको ये मैं कह रहा हूँ, सेविंग्स नहीं होता है अभी ओवर सेविंग्स होता है बहुत लोगों का, ये सच्चाई है। और मैं ये हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बाद में आएंगे। चलिए तो नेक्स्ट लेवल हम लोग का जो है गोल्ड। चलिए ओके, गोल्ड मत खरीदिए। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसका वैल्यू ही नहीं है। चलिए, वॉरेन बफेट जी ने कहा है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। देखिए, आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग दैट पर्सन एनीथिंग, आई हैव गॉट अ कॉन्ट्राडियन व्यू, और मेरा ऐसा कॉन्ट्राडियन व्यू होना मेरा हो ही सकता है। मेरा मानना है कि गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा। अब देखिए, आप एक चार्ट खोलिए, ठीक है, आप चार्ट लीजिए और चार्ट को लेके आप देखिए कि लास्ट 10 ईयर्स जो है ना, 10 ईयर्स में गोल्ड बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। मतलब कि गोल्ड का जो प्राइस बहुत ऊपर गया है। इसके पीछे कारण भी है। इसके पीछे कारण है इकोनॉमिक डाउनफॉल। और एक है आपका डी डॉलराइजेशन मतलब कि डॉलर के ऊपर जो एक भरोसा वो कम होते जा रहे हैं। तो अगर डॉलर के जगह में क्या लेंगे, चलो डॉलर तो नहीं हो रहा, डॉलर के जगह में एक ही रहेगा, वो है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के ऊपर सब लोगों के ऊपर भरोसा है। अब गोल्ड कैसे आया, गोल्ड को कैसे लोग क्यों मानते हैं, ये सब बातें बाद में, पर गोल्ड एक अच्छा सेफ इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसका रिटर्न मैं आपको कहूँ कि शायद कम हो, लेस दैन म्यूचुअल फंड्स, लेस दैन स्टॉक्स, पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देंगे इन कमिंग ईयर्स, ये मेरा मानना है। क्योंकि जो आपका जो मार्केट है ना, गोल्ड मार्केट, आपको गोल्ड हम लोगों को ज़्यादातर हाउस होल्ड में लगता है, तो गोल्ड हम लोग खरीदते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसमें भी कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग को देखना है, कंजम्पशन करेंगे ना हम लोग। तो गोल्ड को अगर आप ETF फॉर्मेट में खरीदे, किसी भी फॉर्मेट, फिजिकल फॉर्मेट भी खरीदिएगा, आपको वो इन्वेस्टमेंट, वो आपको दिस विल नेवर बी अ बैड इन्वेस्टमेंट, नेवर। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अच्छा खासा आपको रिटर्न देंगे, ठीक है। सो डोंट बाई, नो, उसको खरीदिए। उसके बाद आते हैं हम लोग, चलिए, स्टॉक्स, बाय स्टॉक्स, डोंट बाय एनी गवर्नमेंट स्टॉक्स। ये मैं बहुत लोगों को सुना हूँ कि गवर्नमेंट स्टॉक्स अच्छा नहीं होता है, गवर्नमेंट स्टॉक्स सिर्फ डिविडेंड देते हैं। हाँ, ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं, उन लोगों का ही स्टॉक्स खरीदिए। नो, डोंट डू दैट। दोनों ही कीजिए। एक में आप ऐसा भी कीजिए कि आप गवर्नमेंट का भी स्टॉक्स खरीदिए, एक में जो है मतलब दोनों ही खरीदिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट स्टॉक को मत खरीदिए, इसका कारण भी है। देखिए, गवर्नमेंट स्टॉक्स जो होता है ना, उसका फॉल आहिस्ते आहिस्ते भी होता है, उसका राइज भी आहिस्ते आहिस्ते होता है। ऐसा नहीं है कि उसका भी राइज नहीं होता है। सभी चीज़ का एक साइकिल होता है, और इस साइकिल के लिए ही जो हम लोग फंस जाते हैं। तो इसीलिए
वेट एंड वॉच। स्टॉक्स जो होता है जनरली फॉर लॉन्ग टर्म्स ही होता है। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स की तरह 5 साल नहीं, यहाँ पे आप 10 साल कह सकते हैं, यहाँ पे आप 20 ईयर्स भी कह सकते हो। सो स्टॉक्स आर एक्चुअली नथिंग बट ओनरशिप, खुद का एक ओनरशिप कंपनी के ऊपर, ऐसा। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, डिविडेंड के तरह भी आप इसको देख सकते हैं। तो स्टॉक्स बाय कीजिए, पर उसको स्मॉल क्वांटिटीज़ में बाय कीजिए, और गवर्नमेंट स्टॉक्स भी बाय कीजिए, क्योंकि वो बहुत स्टेबल होते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये भूल है, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो अभी ओल्ड जनरेशन, हमारे एक जनरेशन आप है, रिटायर कर गए हैं वो लोग, उन लोगों को अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? दे रिमेन्ड इन्वेस्टेड फॉर 20 ईयर्स थ्रू आउट देयर लाइफ ऑफ देयर जॉब, और आज उन लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो दोनों पे ही ग्रोथ का भी आप मज़ा लीजिए, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्टॉक्स है वो भी है। इसके साथ में और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा। अब देखिएगा कि जो टाइम हम लोगों का टाइम आता है ना, एक एक टाइम करके एक एक स्टॉक का रैली होता है, मतलब कि वो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, न्यूज़ में आते हैं। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग डाइवर्टेड हो जाते हैं, माइंड्स बहुत डाइवर्ट होता है। इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा होता है, मैं आपको कहूँ स्टॉक्स मार्केट, क्योंकि जो ये फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर है ना, वो लोग आपको म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, यही दोनों चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा आपको कहेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क भी है। म्यूचुअल फंड्स को मैं नहीं अभी कह रहा हूँ, बट स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क होता है, ठीक है। इसीलिए आपको वैसे स्टॉक्स में आपको कहेंगे ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टॉक, पहले वहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये सब आपको कहेंगे। पर आपके पैसिव ब्रेन जो है ना, आपको कहेगा नहीं ये स्टॉक तो अच्छा है, ये तो परफॉर्म भी अच्छा कर चुका है। तो देखिए, वो आप अपने ड्यू डिलीजेंस से आप सोचिए कि मेरा इसमें कन्विक्शन है या नहीं। रिटर्न के लिए मत देखिए कभी, स्टॉक्स बाय कीजिए आप ओनरशिप के लिए। ऐसे अगर आप खरीदेंगे तब जाके आपका जो स्टॉक खरीदने का असली जो मोटिव है ना, वो बढ़ेगा। रिटर्न है, आई एम नॉट सेइंग दैट हम लोग रिटर्न नहीं देख रहे। पैसे को ऐसे देखिए कि हम लोग ओनरशिप ले रहे स्टॉक का, ऐसे ही सब लोग करते हैं। पर जनरली क्या है कि बहुत लोग मतलब आपको बुद्धू बना के चला जाता है, ठीक है। और आप लोग ऐसे स्टॉक्स को ऐसे टाइम पे एंट्री लेते जब वो फॉल करने वाले हैं, और एट द वर्ज ऑफ फॉलिंग। यही होता है। यहाँ पे कोई भी स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, आप लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे। नंबर 5, इंश्योरेंस। अब मैं बहुत लोगों से, मैं यहाँ पे और भी चैनल है, मैं बहुत सारे चैनल्स में देखा हूँ कि टर्म पॉलिसी खरीदिए, एंडाउमेंट प्लान्स मत खरीदिए, ठीक है। फिर से, टर्म पॉलिसी खरीदिए, एंडाउमेंट प्लान्स मत खरीदिए। सच है कि एंडाउमेंट प्लान्स का जो रिटर्न है उसका जो 6% के आसपास होता है, तो कहते हैं कि वो तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे, तब एंडाउमेंट प्लान मैं क्यों करूँ। मेरा मानना है जितना वो है कि दोनों ही करिए। देखिए, मैं बैंक में हूँ, इस कारण के लिए मैं आपको कहूँ, टर्म पॉलिसी किस चीज़ के लिए होता है? टर्म पॉलिसी इस कारण के लिए होती है कि आप एक मनी देंगे, लेट्स अज्यूम 50,000, चलिए 50,000 में रुपीज़ दूंगा हर साल, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक ह्यूज चंक ऑफ मनी होगा जो आपका कवरेज होगा। अगर आपका अगर डेथ हो, देन योर फैमिली विल बी गेटिंग दैट मनी। तो ये है एश्योरेंस, इसीलिए इसको कहते हैं इंश्योरेंस। हाँ, एंडाउमेंट प्लान क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे कि मनी बैक, मतलब कि मैं इंश्योरेंस भी कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्चुअली जनरली नहीं कर रहे, अच्छे से आपको इस चीज़ को सोच रहे हैं। देखिए, एंडाउमेंट प्लान्स में 2 पार्ट होता है जनरली। हाँ, क्या एक होता है, एक इंश्योरेंस पार्ट होता है कि अगर आपका डेथ हुआ तो उसका जो सम है वो थोड़ा 11 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम होता है। मतलब कि अगर 50 के हैं तो 5.5 लैक्स, मतलब हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा आपको मिलेगा। और एक है जो इन्वेस्टमेंट पार्ट होता है, जो 6% पर एनम उसको वो ग्रो करता है। तो आप कहेंगे भाई मुझको तब एंडाउमेंट प्लान में क्यों घुसा रहे हो आप? इसका एक टैक्सेशन का बेनिफिट होता है, शायद ये बहुत लोगों को पता नहीं है, या आपको पता है फिर भी आप उसको नहीं लेना चाहते। अब बहुत लोग कहेंगे नहीं नहीं मुझको ये टैक्सेशन नहीं चाहिए, मैं वो सब टैक्स नहीं करूँगा। देखिए, एनपीएस में भी आपको शायद लगेगा कि एनपीएस में भी एक सेक्शन है जहाँ पे 50,000 का आपका एक एग्जम्पशन होता है, वहाँ पे भी एक टैक्स का डिडक्शन होगा, वो टैक्स का आपको एक छूट मिलेगा। होम लोन जो इंटरेस्ट होता है ना, होम लोन इंटरेस्ट पे भी आपको वहाँ पे भी एक छूट होता है, वहाँ पे भी आपका एग्जम्पशन होता है, ठीक है। हाँ, ये भी जो है ये एंडाउमेंट प्लान्स होते हैं ना, यहाँ पे भी एक डिडक्शन होता है। ये ऐसे ही गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट भी ऐसे ही आपको प्लान किया है
कि आप जो कमाई करने ना, हम लोग जो इनकम कर रहे हैं उसको ऐसे ही हम लोग उसको चैनल आउट करें, उसको ऐसे ही हम लोग सजाए ताकि इंडाउमेंट प्लान्स भी हम लोग खरीदें, टर्म पॉलिसी भी खरीदें। तो क्या ये भूल है इंडाउमेंट प्लान्स खरीदना? देखिए, बहुत लोग कहेंगे नहीं, हम लोग नहीं खरीदेंगे। आप लोग वो बहुत प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं, विंडो प्लान्स एकदम ख़राब है। टैक्सेशन के अनुसार मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो सेक्शन है ना 10(10)(d), हाँ, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है, जिसका 30% ब्रैकेट के ऊपर या 30% ब्रैकेट में जिसका इनकम होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा खटकता है। तो ये जो पहले जो 80C के अंडर जो वो इंडाउमेंट प्लान्स का हर एक साल में आपका जो मतलब जो 80C के अंडर आपका डिडक्शन होता है ना 13 लाख का, तो वो डिडक्शन शायद आपका नहीं हो। आप शायद PPF में भी आप जमा कर रहे हैं, आप शायद किसी और भी 80C के अंडर बहुत कुछ होता है ना, तो वो सब कुछ आप कर रहे हैं। पर जब आपको रिटर्न आएंगे ना, वो रिटर्न के आसपास, मतलब जो मनी बैक 6% में भी हो, मैं आपको कहूँ 6% में ही आपका रिटर्न आ रहा है, पर वो रिटर्न आपका टैक्सेबल नहीं हो रहा है। ये आपको सोचना है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जिसका बहुत हाई इनकम होता है, ठीक है, जिसका बहुत हाई इनकम होता है, मैं फिर से कहूँ। और ये उन लोगों के लिए भी है जिसको ये लगता है कि 50,000 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 50,000 अगर मैं उसको मेरे पास ही ना आए, अगर ये पैसा मेरे पास ही ना आए, तो इन लोगों के लिए भी है। तो ये है, दोनों कैटेगरी है, जो हाई इनकम है और जो एकदम लो इनकम है, दोनों के लिए। जो मिडिल में है, सोच रहे हैं कि नहीं मैं बहुत ही टेक सेवी हूँ, मैं एक्सेल शीट कर सकता हूँ, ये वो बहुत कुछ, उन लोगों के लिए आप लोग टर्म पॉलिसी ही लीजिए, अच्छा रहिए, ठीक है। तो ये मैं 5 आप लोगों को कहा कि इन पाँचों में फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बहुत कुछ कहते हैं, पर टाइम टू टाइम वो लोग अपने बात को चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी इसका साइकिल्स आते हैं। साइकिल्स मतलब कभी स्टॉक्स चलता है, कभी म्यूचुअल फंड्स चलता है, कभी गोल्ड चलता है, कभी रियल एस्टेट, इंश्योरेंस तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 चीज़ जो है ना, ये इन लोगों का साइकिल्स होता है। कभी गोल्ड अच्छा रिटर्न देगा तो कभी स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देगा। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स तो में यहाँ पे सेम ही है, क्योंकि इक्विटी है। रियल एस्टेट भी कभी कभी अच्छा रिटर्न देगा। तो वो लोग आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है, पर आपको समझना है एक इंडियन मेंटालिटी के ऊपर, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हैं। तो इसलिए आप लोग सोचिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियोज़ में और भी बनाऊँ तो प्लीज़ डू कमेंट ओवर हियर। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्टे वेल, स्टे हेल्दी, बाय बाय।